हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो स्टूडेंट्स, मैंने स्टार्ट कर रखा है अपना स्टडी नोट नंबर 1 में यूनिट नंबर 3, जिसमें मैं अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन कंप्लीट कर चुका हूं। लेकिन जब हम स्टडी मटेरियल देखते हैं तो इससे यूनिट में आपका वाउचर्स दे रखा है, अकाउंटिंग प्रोसेस के बारे में दे रखा है और अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में दे रखा है। ठीक है जी, तो उसको कवर करेंगे। तो मैं आपके सामने स्टार्ट कर रहा हूं स्टडी नोट नंबर 1 में यूनिट नंबर 3, और ये इसकी आज मैं स्टार्ट कर रहा हूं जी, आपकी सेकंड क्लास स्टार्ट कर रहा हूं। क्लास में डिस्कस करूंगा वाउचर के बारे में, अकाउंटिंग प्रोसेस के बारे में, अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में। तो देखेंगे अपनी स्क्रीन पे, स्टार्ट कर रहा हूं जी, वाउचर स्टार्ट कर रहा हूं। तो वाउचर्स क्या होते हैं? तो आपने देखा होगा, जो भी किसी कंपनी में जब जॉब करते हैं, ठीक, वहां पे जब भी कोई एक्सपेंसेस होता है तो उसको सपोर्ट करने के लिए, उस एक्सपेंसेस के लिए एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मेंटेन कर लेते हैं कि ये खर्चा भाई आया कहां से। जैसे मान लो पेट्रोल भरवाया, ठीक, अब पेट्रोल का जो खर्चा था वो कंपनी से क्लेम करना है, तो कंपनी वालों ने हमें रीइंबर्स तो कर दिया पेट्रोल का एक्सपेंसेस, लेकिन उसके बदले एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हमसे साइन करवा लिया और फ्यूचर रेफरेंस के लिए उसको फाइल में अटैच कर दिया। ठीक है जी, तो ये जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस था, ये क्या है जी, ये आपका वाउचर है। तो देखेंगे इट इज ए रिटन इंस्ट्रूमेंट। ठीक है जी, ये पहले से एक रिटन इंस्ट्रूमेंट होता है दैट सर्व टू कंफर्म और विटनेस फॉर सम फैक्ट सच एज ए ट्रांजैक्शन। कॉमनली अ वाउचर इज ए डॉक्यूमेंट। वाउचर क्या होता है जी, एक डॉक्यूमेंट होता है दैट शो गुड्स हैव बीन बॉट, कहता है गुड्स हमने खरीदे हैं तो उसके लिए भी वाउचर हो सकता है, और सर्विसेज हैव बीन रेंडर्ड, और सर्विसेज जो प्रोवाइड की उसके लिए भी वाउचर साइन किया जा सकता है। ठीक, अथॉराइज पेमेंट एंड इंडिकेट द लेजर अकाउंट्स इन व्हिच दीस ट्रांजैक्शन हैव टू बी रिकॉर्डेड। ठीक है जी, अब बात करते हैं जी वाउचर कितने टाइप्स के होते हैं। तो टाइप्स ऑफ वाउचर, एक होता है जी रिसिप्ट वाउचर, पेमेंट वाउचर, नॉन कैश और ट्रांसफर वाउचर, और नेक्स्ट होता है जी सपोर्टिंग वाउचर। ठीक है जी, तो रिसिप्ट वाउचर कौन कौन से होते हैं? तो रिसिप्ट वाउचर को फिर फर्दर क्लासिफाई कर रखा है, एक है जी कैश रिसिप्ट वाउचर और दूसरा आपका बैंक रिसिप्ट वाउचर। कैश रिसिप्ट वाउचर क्या होता है? तो कहता है इट मींस रिसिप्ट ऑफ कैश, जब कैश में पैसा रिसीव करते हैं उसके लिए जो वाउचर होता है उसको बोलते हैं कैश रिसिप्ट वाउचर। नेक्स्ट होता है जी आपका बैंक रिसिप्ट वाउचर। कहते हैं रिसिप्ट ऑफ चेक, जब आप किसी पार्टी से चेक रिसीव करते हैं या जब डिमांड ड्राफ्ट रिसीव करते हैं, ठीक, उसके लिए जो वाउचर यूज करते हैं उसको बोलते हैं बैंक रिसिप्ट वाउचर। ठीक है जी, उसके बाद बात कर रहा हूं मैं आपके सामने पेमेंट वाउचर्स की। तो जिस तरह से रिसिप्ट वाउचर टू टाइप्स के होते थे, वैसे ही पेमेंट वाउचर भी टू टाइप के होते हैं। जब कैश में पेमेंट करेंगे तो कैश पेमेंट वाउचर, और जब पेमेंट चेक से करते हैं या डिमांड ड्राफ्ट से पेमेंट करेंगे तो उसके लिए बैंक पेमेंट वाउचर। ठीक है जी, उसके बाद आगे दे रखा आपको नॉन कैश और ट्रांसफर वाउचर। दीज वाउचर्स आर यूज्ड फॉर नॉन कैश ट्रांजैक्शंस। जैसे जब गुड्स क्रेडिट पे हमने सेंड किए तो उसके लिए जो वाउचर यूज किया वो होता है जी नॉन कैश या ट्रांसफर वाउचर। ठीक, एज ए डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नॉन कैश ट्रांजैक्शंस के लिए, एज ए डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नॉन कैश जो वाउचर है उसको यूज करते हैं। Supporting vouchers, these vouchers are documentary evidence of transaction that have happened. कहने का मतलब वाउचर्स होते हैं फोर टाइप्स के होते हैं, एक हो गया जी रिसिप्ट वाउचर, पेमेंट वाउचर, ट्रांसफर वाउचर, और या फिर उसको नॉन कैश वाउचर भी बोल सकते हैं, और होता है जी सपोर्टिंग वाउचर। तो वाउचर में इतना ही दे रखा है आपके स्टडी मटेरियल में। उसके बाद चलते हैं जी आगे सोर्स डॉक्यूमेंट। तो वाउचर्स जो होते हैं वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होता है ऑफ द ट्रांजैक्शंस सो हैपेंड। सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होते हैं? सोर्स डॉक्यूमेंट होते हैं जिसके बेसिस पे बुक्स ऑफ अकाउंट में ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है। सोर्स डॉक्यूमेंट आर द बेसिस ऑन दिस ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट इन द सब्सिडियरी बुक्स। दैट इज सोर्स डॉक्यूमेंट आर एविडेंस एंड प्रूफ ऑफ ट्रांजैक्शंस। जैसे
कैश बुक के लिए बहुत तरह के सोर्स डॉक्यूमेंट होते हैं, जैसे कैश रिसिप्ट हो सकता है, कैश मेमो हो सकता है, कैश का बिल हो सकता है, कैश का इनवॉइस हो सकता है। ठीक है जी। तो कैश बुक में जब ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करेंगे तो उसके लिए क्या सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होने चाहिए, क्या सोर्स डॉक्यूमेंट होने चाहिए? तो कैश मेमो हो सकता है, कैश रिसिप्ट हो सकता है, कैश इश्यू वाउचर हो सकता है। ठीक है, इस टाइप से एक्सेट्रा। परचेज बुक में ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए परचेज का बिल होना चाहिए। ठीक है जी। इनवॉइस होना जरूरी है। तो इनवर्ड इनवॉइस रिसीव्ड फ्रॉम द क्रेडिटर ऑफ द गुड्स। सेल्स बुक में इनवॉइस इश्यू टू कस्टमर, आउटवर्ड इनवॉइस इश्यू टू कस्टमर। रिटर्न इनवर्ड बुक, रिटर्न इनवर्ड का मतलब जो सेल्स रिटर्न है, तो जब डेटर ने माल वापस किया तो हम क्या करेंगे, उनको क्रेडिट कर देंगे। तो इसके लिए काम आता है जी क्रेडिट नोट इश्यू टू डेटर एंड डेबिट नोट रिसीव्ड फ्रॉम डेटर। डेटर से डेबिट नोट आएगा तो हम क्या करेंगे, उसको क्रेडिट नोट इश्यू करेंगे। और रिटर्न आउटवर्ड, जब हमने गुड्स रिटर्न किए सप्लायर को तो हम क्या भेजेंगे, उसको डेबिट नोट भेजेंगे। हम कहेंगे कि हमने क्रेडिटर को इतने अमाउंट से डेबिट कर दिया है, और क्रेडिटर हमें क्या भेजेगा, क्रेडिट नोट भेजेगा। ठीक है जी। आगे चलेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंट, डेबिट एंड क्रेडिट। एन अकाउंट इज डिफाइंड, जो अकाउंट का फॉर्मेट होता है, ये जो टी शेप में अकाउंट का जो फॉर्मेट होता है, ये डेबिट साइड होती है, ये क्रेडिट साइड होती है। तो एन अकाउंट इज डिफाइंड एज ए समराइज्ड रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन। तो जो भी ट्रांजैक्शन आपने सब्सिडियरी बुक्स में रिकॉर्ड किए हैं या जो ट्रांजैक्शन आपने जर्नल में रिकॉर्ड किए हैं, उनको क्या करते हैं, यहां लाके समराइज्ड कर देते हैं, रिलेटेड टू ए पर्सन और ए थिंग। फॉर एग्जांपल व्हेन बिजनेस डील्स विद कस्टमर एंड सप्लायर, जब कस्टमर और सप्लायर से बिजनेस डील करता है तो ईच इंडिविजुअल कस्टमर का अलग अकाउंट होता है और ईच इंडिविजुअल सप्लायर का अलग-अलग अकाउंट मेंटेन करते हैं। तो ईच ऑफ द कस्टमर्स एंड सप्लायर विल बी ए सेपरेट अकाउंट। We must know that each one of us is identified as a separate account by the bank when we open an account with them. तो जब बैंक में अकाउंट ओपन करते हैं तो बैंक क्या करते हैं, सबका अकाउंट अलग-अलग मेंटेन करेगा। The account is also related to things, जैसे tangible और intangible. For example, land, building, equipment, brand value, trademark, etc. are some of the things. An account is expressed as a statement in the form of English letter T, जो मैंने बताया आपको. It has two sides, एक होती है डेबिट साइड, एक होती है क्रेडिट साइड. लेफ्ट हैंड साइड इज कॉल्ड डेबिट साइड एंड राइट हैंड साइड इज कॉल्ड क्रेडिट साइड. क्या फॉर्मेट होता है, अभी मैंने आपको बताया था फॉर्मेट. तो कैश अकाउंट की ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है. अगर डेबिट साइड का टोटल ज्यादा आता है, जैसे मान लो इधर का टोटल है 1 लाख और इधर का टोटल है 80,000, ठीक, तो इसका मतलब डेबिट ज्यादा है तो हमने लिखा यहाँ पे बाय बैलेंस सीडी. तो ये कौन सा बैलेंस है, ये डेबिट बैलेंस है. कितना, 20,000. So if the total of debit side is more than the credit side, the balance is called debit balance. And इसका उल्टा बोल देंगे, if total of credit side is more than debit side, then it is called credit balance. और अगर डेबिट और क्रेडिट इक्वल आ जाते हैं, the account will show nil balance. तो दोनों साइड का जब टोटली इक्वल आ गया तो बैलेंस क्या होगा, जीरो बैलेंस होगा. The balance are to be computed at the end of an accounting period. साल के एंड में क्या करते हैं जी, अकाउंट्स का बैलेंस निकाल लेते हैं. These balance are then considered for preparation of income statement and balance sheet. ठीक है जी, क्योंकि इनकम स्टेटमेंट में जितने भी नॉमिनल अकाउंट आते हैं वो आएंगे और बैलेंस शीट में क्या आते हैं जी, पर्सनल और थिंग्स से रिलेटेड. पर्सनल और रियल अकाउंट कहां आते हैं जी, आपका बैलेंस शीट में आते हैं. आगे चलेंगे, अकाउंटिंग प्रोसेस. तो जब हमने यूनिट 1 पढ़ा था, वहां पे हमने पढ़ा था कि वो जो बुक कीपिंग में जो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए जाते हैं वो उसके लिए गोल्डन रूल्स अप्लाई करते हैं. ठीक, तो उनके बारे में मैं अब आपके सामने डिस्कस करूंगा. तो अकाउंटिंग प्रोसेस, देयर आर टू अप्रोच फॉर डिसाइडिंग व्हेन टू राइट ऑन द डेबिट साइड ऑफ एन अकाउंट एंड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ एन अकाउंट. तो कब एक अकाउंट को डेबिट करना है, कब एक अकाउंट को क्रेडिट करना है, तो इसको डिफाइन करने के लिए हमारे पास दो अप्रोच है. एक है जी आपका मॉडर्न अप्रोच, एक है जी आपका ट्रेडिशनल अप्रोच. जो मॉडर्न अप्रोच है, ठीक, उसको बोलते हैं अमेरिकन अप्रोच. और जो ट्रेडिशनल अप्रोच है वो है जी आपकी ब्रिटिश अप्रोच. ठीक, ट्रेडिशनल अप्रोच, डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग. ठीक है जी.
तो सबसे पहले मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूं जी ट्रेडिशनल अप्रोच। तो अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल अप्रोच अकाउंट्स जो होते हैं वो आपके टू टाइप्स के होते हैं। मेनली जो अकाउंट्स होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है जी आपका पर्सनल अकाउंट जो किसी पर्सन से रिलेटेड होगा, ठीक। और सेकंड होगा जी आपका इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल को फिर फर्दर क्लासिफाई करेंगे टू टाइप्स में। तो देखेंगे अकाउंट्स जो होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। पहला हो गया जी पर्सनल अकाउंट और दूसरा हो गया इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट थ्री टाइप्स के होते हैं। एक होता है नेचुरल पर्सन, ठीक, जिसको वोटिंग का राइट होता है, जैसे मैं हो गया, आप हो गए, ये क्या है जी नेचुरल पर्सन है। दूसरे होते हैं आर्टिफिशियल पर्सन, ठीक, जो क्रिएटेड बाय लॉ होते हैं, जिन्हें कानून बनाता है, जैसे कोई कंपनी हो गई, जैसे बैंक हो गया, जैसे किसी फर्म का नाम हो गया जी, ठीक। ये सब क्या है, ये आर्टिफिशियल पर्सन है। और रिप्रेजेंटेटिव पर्सन क्या होते हैं, जैसे आपने देखा होगा बैलेंस शीट में कुछ ऐसे आइटम आते हैं जो ना तो पर्सनल अकाउंट में कवर है नेचुरल पर्सन में, ना आर्टिफिशियल पर्सन में कवर है, ना रियल अकाउंट है। जैसे मान लो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दे रखा है। अब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमने लायबिलिटी साइड में तो दिखा रखा है, लेकिन ये किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करता है कि ये एक्सपेंसेस अभी हम हमारे ऊपर लायबिलिटी हम किसी पर्सन को पे करेंगे, ठीक है जी। तो ये क्या है जी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गया, प्रीपेड एक्सपेंसेस हो गए, सब रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। उसके बाद बात कर रहा हूं इम्पर्सनल अकाउंट की। तो इम्पर्सनल अकाउंट होते हैं जी एक रियल अकाउंट होता है और नॉमिनल अकाउंट, ठीक। रियल अकाउंट जो होता है वो टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट से रिलेटेड होता है और नॉमिनल अकाउंट इनकम और एक्सपेंसेस से रिलेटेड है। तो देखते हैं इसके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं जो अभी मैंने टाइप्स ऑफ अकाउंट बताए आपको। तो देखेंगे अपने स्क्रीन पे नेचुरल पर्सन के एग्जांपल, जैसे आपका मिस्टर ए हो गया जी, मिस्टर बी हो गया, राम हो गया, श्याम हो गया, इस टाइप से बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। आर्टिफिशियल पर्सन के एग्जांपल जैसे कंपनी हो गया, बैंक हो गया, फर्म हो गया, क्लब हो गया, इंश्योरेंस कंपनी हो गया, इस टाइप से और भी बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल के एग्जांपल जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, अक्रूड इनकम, एडवांस इनकम, ये सब आपके रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट के एग्जांपल हैं। आगे चलेंगे जी रियल अकाउंट। रियल अकाउंट जो थिंग्स से रिलेटेड होते हैं, जैसे अभी अभी मैंने आपके सामने बताया लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, कैश अकाउंट, ये सब क्या है जी रियल अकाउंट है। गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, ठीक है जी। नॉमिनल अकाउंट अकाउंट ऑफ एक्सपेंसेस एंड इनकम, जैसे रेंट पेड, सैलरी पेड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, ये सब क्या है आपके नॉमिनल अकाउंट के एग्जांपल है। बात करते हैं जी गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। तो पर्सनल अकाउंट का क्या रूल होता है, पर्सनल अकाउंट का रूल होता है जी डेबिट द रिसीवर। जिस पर्सन ने कुछ रिसीव किया है तो उस पर्सन को डेबिट करेंगे, और जिस पर्सन ने दिया है तो रूल कहता है क्रेडिट द गिवर। पर्सन की बात कर रहा हूं, जो सामान दिया उसकी बात नहीं कर रहा, ठीक है जी। पर्सनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। अब बात करते हैं सामान की, रियल अकाउंट। जैसे हमने गुड्स खरीदे या हमने मशीन खरीदी, ठीक है जी। तो मशीन खरीदी तो मशीन और कैश, मशीन आई और पैसा गया। अब मशीन भी क्या है टेंजिबल एसेट और कैश भी क्या है टेंजिबल है, ठीक है जी। तो मशीन आई और पैसा गया, दोनों ही रियल अकाउंट है, दोनों ही क्या है थिंग्स है। तो रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, मशीन आई को उस आई तो उसको डेबिट कर दो, एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, पैसा गया तो उसको क्रेडिट कर दो। नॉमिनल अकाउंट रूल कहता है जितने भी खर्चे होते हैं सबको डेबिट कर दो, जो एक्सपेंसेस और लॉस है उसको क्या करना है जी डेबिट करना है, और जो इनकम और गेन्स है उसको क्या करना है क्रेडिट करना है, ठीक है जी। ये आपके गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। आगे चलेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अप्रोच, अमेरिकन अप्रोच। तो इसमें अकाउंट्स को टू टाइप से बांटा हुआ है, एक है जी बैलेंस शीट अकाउंट और एक है इनकम स्टेटमेंट अकाउंट। जो बैलेंस शीट अकाउंट है तो बैलेंस शीट में तीन ही चीजें आती है, असेट, लायबिलिटीज एंड कैपिटल, ठीक है जी। असेट, लायबिलिटीज एंड कैपिटल। और इनकम स्टेटमेंट में दो अकाउंट आते हैं, एक साइड इनकम आती है और एक साइड क्या आता है जी एक्सपेंसेस आते हैं। कहने का मतलब रेवेन्यू और गेन्स अकाउंट और एक्सपेंसेस एंड लॉस अकाउंट।
तो इसका मतलब मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग 5 टाइप्स के अकाउंट होते हैं। कौन सा? असेट, लायबिलिटीज, कैपिटल, इनकम और एक्सपेंसेस। और ब्रिटिश अप्रोच के अकॉर्डिंग 3 टाइप्स के अकाउंट होते हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। अब बात करते हैं जी, ये जो हमने अकाउंट्स बताए कि बैलेंस शीट के हिसाब से असेट अकाउंट होता है, तो इसके कुछ एग्जांपल, जैसे कैश हमारी असेट है, इक्विपमेंट असेट है, इन्वेंटरी असेट है, प्रीपेड एक्सपेंसेस असेट और बहुत सारी और भी असेट्स होती है, गुडविल हो गया, पेटेंट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया जी, बिल्डिंग हो गया, लैंड हो गया। ठीक। लायबिलिटीज के एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे नोट्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एडवांस इनकम, क्रेडिटर, ये क्या है जी आपके लायबिलिटीज के एग्जांपल है। कैपिटल के एग्जांपल कैपिटल और रिटेन्ड अर्निंग हो गया। एक्सपेंसेस रेंट पेड, सैलरी पेड, डेप्रिसिएशन, ये सब एक्सपेंसेस के एग्जांपल हो गए। और रेवेन्यू, रेवेन्यू इंटरेस्ट रिसीव्ड, सेल्स हो गया जी, डिस्काउंट रिसीव्ड हो गया, ये सब आपके रेवेन्यू के एग्जांपल है। तो मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से जो हमने अकाउंट्स की बात की, उसका रूल क्या होता है? तो असेट का रूल होता है जी, असेट हमेशा डेबिट करने से इंक्रीज होती है, जब भी इंक्रीज होगी डेबिट करना है, जब डिक्रीज होगी असेट तो क्रेडिट करना है। लायबिलिटीज असेट का और एक्सपेंसेस का सेम रूल होता है, तो असेट एक्सपेंसेस इंक्रीज जब होंगे तो डेबिट होंगे, एक्सपेंसेस डिक्रीज होंगे तो क्रेडिट हो जाएंगे। लायबिलिटीज का, इनकम का और कैपिटल का सेम रूल होता है, जब भी लायबिलिटीज, इनकम और कैपिटल इंक्रीज होती है तो क्रेडिट हो जाएगी। ठीक है जी। इसी तरह से जब भी लायबिलिटीज, इनकम और कैपिटल डिक्रीज होंगे तो डेबिट हो जाएंगे। तो याद रखना आपको, असेट और एक्सपेंसेस डेबिट करने से इंक्रीज, क्रेडिट करने से डिक्रीज। लायबिलिटीज, कैपिटल और इनकम क्रेडिट करने से इंक्रीज, डेबिट करने से डिक्रीज। तो कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्लासिफाई द फॉलोइंग अकाउंट अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल अप्रोच और अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अप्रोच या अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच। तो कैपिटल अकाउंट जो होता है, कैपिटल अकाउंट आपका ट्रेडिशनल के हिसाब से आपका पर्सनल अकाउंट होता है। और कैपिटल अकाउंट अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच के हिसाब से कैपिटल अकाउंट होता है। कैश अकाउंट आपका, अब मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा, कैश अकाउंट आपका रियल अकाउंट होता है। और अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच के हिसाब से कैश अकाउंट आपका असेट अकाउंट है। बैंक अकाउंट ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से आपका पर्सनल अकाउंट है, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है। और यहां पे बैंक क्या है जी, बैंक अकाउंट आपका असेट अकाउंट है। परचेज अकाउंट आपका नॉमिनल अकाउंट है। ठीक है जी। परचेज कौन सा अकाउंट है? परचेज आपका नॉमिनल अकाउंट है। और यहां पे क्या है जी, परचेज एक्सपेंसेस अकाउंट है। क्रेडिटर अकाउंट आपका पर्सनल अकाउंट है। और यहां पे क्या है जी, इधर लायबिलिटी अकाउंट है। उसके बाद बात करते हैं सेल्स आपका, यहां पे आपका सेल्स नॉमिनल अकाउंट है। और यहां पे सेल्स आपका रेवेन्यू अकाउंट है, इनकम अकाउंट है। डेटर्स आपका पर्सनल अकाउंट है और अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच में असेट है। क्लोजिंग स्टॉक रियल अकाउंट है और क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है आपकी असेट है, तो यहां पे असेट आ जाएगा। बिल्डिंग आपका रियल अकाउंट है। ठीक है जी, बिल्डिंग आपका रियल अकाउंट है और यहां पे क्या है, बिल्डिंग असेट है। रेंट आपका नॉमिनल अकाउंट है और यहां पे क्या है जी, एक्सपेंसेस है। रेंट आउटस्टैंडिंग रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है और यहां पे क्या है जी, लायबिलिटी है। इन्वेस्टमेंट आपका रियल अकाउंट है और यहां पे इन्वेस्टमेंट आपकी असेट है। डिस्काउंट अलाउड आपका एक्सपेंसेस अकाउंट है, सॉरी डिस्काउंट अलाउड आपका नॉमिनल अकाउंट है और यहां पे क्या है जी, एक्सपेंसेस अकाउंट है। बैड डेट्स आपका नॉमिनल अकाउंट है और यहां पे एक्सपेंसेस है। ड्राइंग्स आपका पर्सनल अकाउंट है और यहां पे क्या है जी, कैपिटल है। ठीक। उसके बाद बात करते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन,
ऑन विच साइड द इंक्रीज इन द फॉलोइंग अकाउंट विल बी रिकॉर्डेड, तो किस साइड रिकॉर्ड करेंगे, तो कैश अकाउंट डेबिट साइड, प्रोप्राइटर अकाउंट क्रेडिट साइड, क्योंकि प्रोप्राइटर का मतलब है कैपिटल से, मशीनरी असेट है, डेबिट करने से इंक्रीज होगी, रेंट रिसीव्ड इनकम है, क्रेडिट करने से इंक्रीज होगा, डेटर्स आपका क्या है जी, डेटर्स आपका असेट है, असेट डेबिट करने से इंक्रीज होगी, सैलरी पेड एक्सपेंसेस है, डेबिट करने से इंक्रीज, क्रेडिटर आपकी लायबिलिटी है, क्रेडिट करने से इंक्रीज, और इंटरेस्ट रिसीव्ड इनकम है, क्रेडिट करने से इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ऑन विच साइड विल द डिक्रीज इन द फॉलोइंग अकाउंट विल बी रिकॉर्डेड, किस साइड डिक्रीज को रिकॉर्ड करना है, तो फर्नीचर असेट, असेट क्रेडिट करने से डिक्रीज होती है, प्रोप्राइटर कैपिटल अकाउंट है, डेबिट करने से डिक्रीज होगा, बैंक ओवरड्राफ्ट आपकी लायबिलिटी है और लायबिलिटी डेबिट करने से डिक्रीज होती है, आउटस्टैंडिंग सैलरी लायबिलिटी है, लायबिलिटी डेबिट करने से डिक्रीज होती है, और डेटर्स आपकी असेट है, असेट क्रेडिट करने से डिक्रीज होती है। ठीक है जी। उसके बाद देखेंगे कुछ एग्जांपल्स अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच। पहले मैंने सोल्ड डाल रखा है एग्जांपल, उसके बाद इसी टाइप का एक एग्जांपल हम खुद सोल्व करेंगे। तो ट्रांजैक्शन दे रखा है जी, इंट्रोडक्शन ऑफ ₹40,000 कैश बाय द प्रोप्राइटर। मैं कर रहा हूं जी इसको अमेरिकन अप्रोच, मॉडर्न अप्रोच या अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच के अकॉर्डिंग आपको समझा रहा हूं। तो कहता है 40,000 रुपीज लगाकर बिजनेस स्टार्ट किया। मैं ये कॉलम लूंगा, ये समझाऊंगा जी, ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम सफिशिएंट है। तो 40,000 रुपीज लगाकर बिजनेस स्टार्ट किया, तो बिजनेस में दो अकाउंट आए, एक तो आ गया जी आपका कैश अकाउंट और एक आ गया जी आपका कैपिटल अकाउंट आ गया। ठीक है जी। कैश आपका असेट अकाउंट है और कैपिटल आपका कैपिटल अकाउंट है। जब बिजनेस स्टार्ट किया तो बिजनेस में पैसा आया, मतलब बिजनेस में कैश क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। ठीक है जी। और जब बिजनेस स्टार्ट किया तो बिजनेस में कैपिटल लगाई तो कैपिटल भी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। ठीक। और हमने रूल पढ़ा है असेट हमेशा डेबिट करने से इंक्रीज होती है और कैपिटल हमेशा क्रेडिट करने से इंक्रीज होती है। तो कैश को डेबिट कर देंगे और कैपिटल को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। ठीक है जी। उसके बाद आगे देखा कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। तो एक अकाउंट आ गया जी आपका बैंक अकाउंट और दूसरा आ गया आपका कैश अकाउंट। बैंक भी असेट है और कैश भी असेट है। जब बैंक में पैसा जमा किया तो बैंक का बैलेंस तो इंक्रीज हो गया, तो बैंक का बैलेंस तो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। और हमारे पास जो कैश का बैलेंस था वो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। दोनों ही असेट है। असेट में पढ़ा है डेबिट करने से इंक्रीज, तो बैंक डेबिट हो जाएगा और कैश क्या हो जाएगा जी, क्रेडिट हो जाएगा। उसके बाद चलेंगे लोन फ्रॉम वाई। वाई से हमने लोन लिया तो दो अकाउंट आ गए, एक तो लोन फ्रॉम वाई आ गया जी, एक दूसरा आ गया कैश अकाउंट आ गया। कैश असेट है, अब तक हम समझ चुके हैं। वाई का जो लोन है वो क्या है, लायबिलिटी है। जब वाई से लोन लिया तो बिजनेस में कैश आया तो कैश इंक्रीज हो गया और साथ साथ लायबिलिटी भी इंक्रीज हो गई। तो कैश भी इंक्रीज हो गया और लायबिलिटी भी क्या हो गई जी, इंक्रीज हो गई। ठीक। असेट हमेशा डेबिट करने से इंक्रीज होता है तो कैश को डेबिट कर देंगे, और लायबिलिटी क्रेडिट करने से इंक्रीज होती है तो वाई के लोन को क्रेडिट कर देंगे। उसके बाद दे रखा है नेक्स्ट पॉइंट, सैलरी हमने 3000 तो पेड कर दिया और अभी भी 1000 आउटस्टैंडिंग है। तो इसमें तीन अकाउंट आए, एक तो आया जी आपका सैलरी अकाउंट, एक आपका है सैलरी आउटस्टैंडिंग अकाउंट और एक आया आपका कैश अकाउंट। तो जो सैलरी अकाउंट होता है वो आपका एक्सपेंसेस अकाउंट होता है। कैश असेट अकाउंट है अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अप्रोच और सैलरी आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी है। तो जब सैलरी पेड की हमने, ठीक है जी, तो सैलरी क्या हो गया आपके लिए, एक्सपेंसेस हो गया, और एक्सपेंसेस इंक्रीज होता है तो क्या करते हैं जी, डेबिट कर देते हैं। तो सैलरी को हमने डेबिट कर दिया। 4000 रुपीज से अक्रूवल बेसिस पे चल रहा हूं। कैश
कैश पे किया तो कैश क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, तो असेट कम हो गई, असेट कम हो गई तो क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे कैश को, कितने से, 3000 से। और सैलरी आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी बढ़ गई, लायबिलिटी बढ़ गई, इसका मतलब लायबिलिटी क्रेडिट करने से बढ़ती है। आगे दे रखा है जी आपको, फर्नीचर परचेज किया हमने 5000 रुपीज का, तो एक तो फर्नीचर अकाउंट आ गया, एक कैश अकाउंट आ गया। तो फर्नीचर क्या है, असेट है, और कैश भी क्या है जी आपकी असेट है। फर्नीचर खरीदा तो फर्नीचर तो इंक्रीज हो गया और कैश क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो असेट डेबिट करने से इंक्रीज, तो फर्नीचर को डेबिट कर देंगे और कैश को क्रेडिट कर देंगे। ठीक है जी, ये था आपका अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अप्रोच। आगे चलेंगे अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल अप्रोच, देखेंगे अपनी स्क्रीन पे और ये सॉल्व करेंगे। 5 मिनट आप समझ के देखेंगे इसको। तो स्टार्ट करते हैं इसको। ट्रेडिशनल अप्रोच सेम एग्जांपल है। पहला पॉइंट है जी 40,000 रुपीज कैश से बिजनेस स्टार्ट किया, तो इसमें दो अकाउंट आए, एक आया जी आपका कैश अकाउंट और एक अकाउंट है जी आपका कैपिटल अकाउंट। ठीक, ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से कैश अकाउंट आपका रियल अकाउंट है और कैपिटल अकाउंट आपका पर्सनल अकाउंट है। ठीक है जी, तो रियल अकाउंट का रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो जब बिजनेस स्टार्ट किया तो बिजनेस में पैसा आया और रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कैश को हमने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। ठीक, अब प्रोप्राइटर ने जिसने बिजनेस स्टार्ट किया उसने बिजनेस को पैसा दिया, और पर्सनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ पे प्रोप्राइटर कौन है जी, गिवर है, तो क्रेडिट द गिवर, तो कैपिटल अकाउंट को हमने क्रेडिट कर दिया। ठीक है जी, उसके बाद कहते हैं बैंक में हमने पैसा जमा किया, तो दो अकाउंट आए इससे, एक आ गया जी आपका बैंक अकाउंट और दूसरा आ गया आपका कैश अकाउंट। मैंने आपको बताया है, जब हमने टाइप्स ऑफ अकाउंट बताए, तो बैंक मैंने बताया पर्सनल अकाउंट होता है, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट होता है, और कैश आपका रियल अकाउंट है, अभी भी हमने बताया। पर्सनल का रूल होता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो जब बैंक में पैसा जमा किया तो बैंक कौन है जी, रिसीवर है। ठीक, तो रूल कहता है डेबिट द रिसीवर, तो बैंक को मैं क्या कर दूंगा, डेबिट कर दूंगा। कैश रियल अकाउंट है और रियल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो जब बैंक में पैसा जमा किया तो पैसा आया या गया, गया, तो रूल क्या कहता है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो कैश को क्या कर देंगे, यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे। ठीक है जी, थर्ड पॉइंट, वाई से लोन लिया, तो दो अकाउंट आए, एक आ गया जी कैश अकाउंट, एक वाई का लोन अकाउंट। कैश रियल अकाउंट है और वाई का लोन पर्सनल अकाउंट है। जब लोन लिया तो पैसा आया, तो रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन। ठीक है, तो कैश को हमने डेबिट कर दिया। वाई ने लोन दिया तो रूल कहता है क्रेडिट द गिवर, पर्सनल अकाउंट का रूल डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, तो क्रेडिट द गिवर, तो वाई के लोन को हमने क्रेडिट कर दिया। आगे दे रखा है जी सैलरी पेड ₹3000 एंड स्टिल पेबल 1000। तो इसमें अकाउंट है एक तो सैलरी अकाउंट दैट इज नॉमिनल अकाउंट, और सैलरी क्या है, एक्सपेंसेस है, तो जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं सारे डेबिट हो जाते हैं। तो मैंने सैलरी को डेबिट कर दिया कितने से, 4000 से। तो सैलरी तो 4000 ही थी, जिसमें से 3000 हमने कैश में पे कर दिया, तो दूसरा अकाउंट कैश अकाउंट। ठीक है जी, पैसा गया 3000 रुपीज, रूल कहता है क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कितना पैसा गया 3000, तो कैश को हमने क्रेडिट कर दिया 3000 रुपीज से। उसके बाद आउटस्टैंडिंग सैलरी रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है जी, रूल कहता है क्रेडिट द गिवर, तो सैलरी आउटस्टैंडिंग को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे कितने से, 1000 से। ठीक है जी, ये आपका फोर्थ पॉइंट था। नेक्स्ट पॉइंट है जी फर्नीचर परचेज किया हमने कितने का, 5000 रुपीज का।
तो दो अकाउंट आए, एक आ गया जी फर्नीचर अकाउंट और दूसरा हो गया आपका कैश अकाउंट। फर्नीचर भी रियल अकाउंट और कैश तो बहुत बार पढ़ लिया हमने, रियल अकाउंट है, ठीक, दोनों ही रियल अकाउंट है। तो रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो फर्नीचर आया तो डेबिट व्हाट कम्स इन, तो फर्नीचर को डेबिट कर दिया। कैश गया तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो कैश को हमने क्रेडिट कर दिया। तो इस टाइप से आपको क्या करना है, जब आप एंट्री बनाएंगे तो इस टाइप से आपको रूल्स अप्लाई करने हैं, ठीक है जी। ये फिर एक क्वेश्चन और दे रखा है, इसको हम लोग अभी क्लास में ट्राई करेंगे, वो तो सोल्व था, ठीक, मैंने आपको अंडरलाइन कर करके समझा दिया, इसको हम सोल्व करेंगे। तो देखेंगे सबसे पहले इसका इस टाइप से फॉर्मेट अपने को बनाना है। स्टार्टेड बिजनेस विद कैपिटल, तो इसमें एक अकाउंट आ गया जी आपका कैश अकाउंट आ गया और दूसरा आ गया जी आपका कैपिटल अकाउंट आ गया, ठीक है। कैश कौन सा अकाउंट है, कैश आपका रियल अकाउंट है और कैपिटल कौन सा अकाउंट है जी, कैपिटल आपका पर्सनल अकाउंट है, ठीक। रूल कहते हैं बिजनेस में जब कैश बिजनेस स्टार्ट किया तो बिजनेस में पैसा आया, रूल कहते हैं डेबिट व्हाट कम्स इन, तो जब पैसा आता है तो उसको क्या कर देंगे, उसको डेबिट कर देंगे। तो कैश को क्या करेंगे जी, कैश को डेबिट कर देंगे, डेबिट कर देंगे किसको, कैश को, ठीक। और कैपिटल पर्सनल अकाउंट है, रूल कहता है ये पर्सनल अकाउंट को रूल होता है क्रेडिट द गिवर, गिवर जो होता है उसको क्या करना होता है, क्रेडिट करना होता है। तो क्रेडिट कर देंगे इस ट्रांजैक्शन में किसको, कैपिटल को क्रेडिट कर देंगे, ठीक है जी। उसके बाद कहता है बोट गुड्स फॉर कैश, हमने कैश में गुड्स परचेज किया। ये जो करना है अपने को, ये अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच से करना है, तो कोई बात नहीं, इसको इस क्वेश्चन को हमें दोनों अप्रोच से करना है। तो मैंने जब इसको ट्रेडिशनल से स्टार्ट कर दिया तो मैं क्या करूंगा जी, इसको यहां पे लिख लेता हूं ट्रेडिशनल अप्रोच, और अभी दोबारा जब सॉल्व करूंगा तो मॉडर्न अप्रोच से करा दूंगा, ठीक है। फिर कहता है बोट गुड्स फॉर कैश, हमने गुड्स कैश में परचेज किया, तो एक अकाउंट आ गया जी आपका परचेज अकाउंट और दूसरा अकाउंट आ गया कैश अकाउंट। परचेज अकाउंट आपका नॉमिनल अकाउंट होता है और कैश अकाउंट आपका रियल अकाउंट है, ठीक है जी। जब गुड्स परचेज किया तो क्या हो गया जी, एक्सपेंसेस हो गए, और रूल क्या कहता है, एक जितने भी खर्चे होते हैं उन सबको क्या करना है, एक्सपेंसेस को डेबिट करना है, ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिटेड। और जब गुड्स परचेज किया हमने तो पैसा गया, तो रूल क्या बोलता है, रूल कहता है क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो परचेज को डेबिट कर देंगे, डेबिट कर देंगे जी परचेज को, और क्रेडिट कर देंगे किसको, कैश को, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है सोल्ड गुड्स फॉर कैश, तो एक अकाउंट आ गया आपका कैश अकाउंट और दूसरा हो गया जी आपका सेल्स अकाउंट। कैश आपका रियल अकाउंट है और सेल्स आपका हो गया जी नॉमिनल अकाउंट, ठीक है जी। जब गुड्स हमने सेल किए तो पैसा आया, तो रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, ठीक है जी। रियल अकाउंट का रूल, सॉरी रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कम्स इन होगा तो क्या करेंगे, डेबिट। और जितने भी सेल्स क्या है, नॉमिनल अकाउंट है, इनकम है, तो रूल कहता है क्रेडिट ऑल इनकम, तो जितने भी इनकम्स होगी सबको क्या करना है जी, क्रेडिट कर देंगे, ठीक। तो डेबिट कर देंगे किसको, कैश अकाउंट को, और क्रेडिट कर देंगे किसको, सेल्स अकाउंट को,
उसके बाद दे रखा जी पेड सैलरी, तो एक अकाउंट आ गया आपका सैलरी अकाउंट और दूसरा अकाउंट आ गया जी कैश अकाउंट आ गया। ठीक है, सैलरी अकाउंट आपका नॉमिनल अकाउंट है और कैश अकाउंट आपका रियल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिटेड। ठीक है जी, और रियल अकाउंट का रूल होता है क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो जब गोज आउट होगा तो क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो डेबिट कर देंगे इस पॉइंट में सैलरी को और क्रेडिट कर देंगे इस पॉइंट में कैश को। ठीक है जी, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे अपनी स्क्रीन पे, रिसीव्ड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, तो एक तो कैश अकाउंट आ गया, दूसरा अकाउंट आ गया जी इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट। ठीक, तो कैश आपका रियल अकाउंट है और इंटरेस्ट रिसीव्ड आपका, ये इंटरेस्ट रिसीव्ड है जी, ये नॉमिनल अकाउंट है। तो जब इंटरेस्ट रिसीव किया तो पैसा आया, तो रियल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, तो क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। और इंटरेस्ट रिसीव्ड आपका क्या है जी, इनकम है, तो रूल क्या कहता है ऑल इनकम्स आर क्रेडिटेड, तो क्या एंट्री बनेगी, डेबिट कर देंगे कैश अकाउंट को और क्रेडिट कर देंगे जी यहां पे इंटरेस्ट रिसीव्ड को। आगे देखा बोट गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम मिस्टर वाई, मिस्टर वाई से इस बार क्रेडिट पे गुड्स परचेज किए, तो एक तो आ गया जी परचेज अकाउंट और दूसरा आ गया मिस्टर वाई का अकाउंट। ठीक है जी, परचेज आपका नॉमिनल अकाउंट है और मिस्टर वाई का है जी पर्सनल अकाउंट है। जब गुड्स परचेज की तो परचेज एक्सपेंसेस और रूल क्या कहता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, और मिस्टर वाई पर्सनल अकाउंट है, रूल क्या कहता है, क्रेडिट द गिवर, क्योंकि गुड्स इन्होंने क्या किया है, दिए हैं हमें, तो एंट्री बन जाएगी डेबिट कर देंगे जी परचेज अकाउंट को और क्रेडिट कर देंगे मिस्टर वाई को। ठीक है जी, नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है पेड रेंट आउट ऑफ पर्सनल कैश, तो एक तो अकाउंट आ गया जी रेंट अकाउंट और रेंट कौन सा, ये पेड, और दूसरा पर्सनल कैश में से पे किया, तो दूसरा अकाउंट हो गया जी आपका कैपिटल अकाउंट। तो रेंट आपका नॉमिनल अकाउंट है और कैपिटल आपका पर्सनल अकाउंट है। ठीक है जी, रूल कहते हैं जितने भी एक्सपेंसेस होंगे उन सबको क्या करना है, डेबिट कर देना है। और दिया किसने, प्रोप्राइटर ने दिया, तो रूल कहता है क्रेडिट द गिवर, तो गिवर को क्या करना है, क्रेडिट करना है। तो एंट्री बनेगी जी डेबिट कर देंगे, डेबिट कर देंगे रेंट अकाउंट और क्रेडिट कर देंगे यहां पे कैपिटल को। तो देखेंगे एक बार फिर से, ये जो क्वेश्चन मैंने सॉल्यूशन किया है, ये क्वेश्चन था आपका, ठीक, इसको ट्रेडिशनल अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच से सॉल्व करना था। तो इसका जो मैंने सॉल्यूशन किया, पहले मैंने ट्रेडिशनल से किया है, ठीक है जी। अब इसी क्वेश्चन को हम लोग मॉडर्न अप्रोच से सॉल्व करेंगे। तो सॉल्यूशन देखेंगे, अब मैं इसको कर रहा हूं जी मॉडर्न अप्रोच से। ठीक है जी, तो सबसे पहला पॉइंट है स्टार्टेड बिजनेस विद कैपिटल, तो इसमें आए जी आपके दो अकाउंट आ गए, एक आ गया जी कैश अकाउंट
और दूसरा आ गया जी आपका कैपिटल अकाउंट। ठीक, कैश आपका असेट अकाउंट है और कैपिटल आपका कैपिटल अकाउंट है। तो जब बिजनेस स्टार्ट किया तो बिजनेस में असेट क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, और कैपिटल भी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। और रूल क्या कहता है, असेट हमेशा डेबिट करने से इंक्रीज और कैपिटल भी इंक्रीज कब होती है, कैपिटल इंक्रीज होती है जी क्रेडिट करने से इंक्रीज होती है। कैपिटल क्रेडिट करने से इंक्रीज होती है। तो रूल अप्लाई कर देते हैं, डेबिट कर देंगे किसको, कैश अकाउंट को, और क्रेडिट कर देंगे यहां पे किसको, कैपिटल अकाउंट को। ठीक है जी। उसके बाद देखेंगे दूसरा पॉइंट, बोट गुड्स फॉर कैश, कैश में गुड्स परचेज किए। तो एक तो आ गया जी आपका परचेज अकाउंट, और दूसरा आ गया जी आपका कैश अकाउंट। परचेज आपका एक्सपेंसेस अकाउंट है और कैश आपका असेट अकाउंट है। तो जब गुड्स परचेज किए तो एक्सपेंसेस क्या हो गए आपके, एक्सपेंसेस आपके इंक्रीज हो गए। ठीक है जी। और जब गुड्स परचेज की तो पैसा गया, कैश गया, तो कैश क्या हो गया, असेट क्या हो गई आपकी, डिक्रीज हो गई। ठीक है, मैं थोड़ा शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं। तो एक्सपेंसेस इंक्रीज जब होते हैं तो रूल कहते हैं डेबिट कर देंगे, और कैश डिक्रीज हुआ, असेट डिक्रीज हुई, असेट डिक्रीज क्रेडिट करने से डिक्रीज होती है। तो अब मैं रूल अप्लाई करूंगा, डेबिट कर दूंगा जी परचेज अकाउंट को, और यहां क्रेडिट कर दूंगा इसमें कैश अकाउंट को। ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, थर्ड पॉइंट, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। तो इसमें एक तो अकाउंट आया जी आपका कैश अकाउंट, और दूसरा आ गया जी आपका सेल्स अकाउंट। जो कैश अकाउंट है वो असेट अकाउंट है, और जो सेल्स है वो आपका रेवेन्यू अकाउंट है, इनकम अकाउंट है। अब जब हमने गुड सेल किया तो कैश आया, कहने का मतलब असेट क्या हो गई जी, इंक्रीज हो गई। और जब हमने गुड सेल किया तो रेवेन्यू भी क्या हो गई आपकी, इंक्रीज हो गई। ठीक है जी। रूल कहता है असेट इंक्रीज होती है तो डेबिट करेंगे, और रेवेन्यू इंक्रीज होता है तो क्रेडिट करेंगे। तो एंट्री बना देंगे, एंट्री कर देंगे जी, डेबिट कर देंगे किसको, कैश को, और क्रेडिट कर देंगे किसको, सेल्स को। ठीक है जी। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट दे रखा है जी पेड सैलरी। तो यहां पे एक तो अकाउंट आ गया आपका सैलरी अकाउंट, और दूसरा आ गया जी कैश अकाउंट आ गया। सैलरी आपका एक्सपेंसेस अकाउंट और कैश आपका असेट अकाउंट है। तो जब हमने सैलरी पेड किया तो एक्सपेंसेस क्या हो गए जी, इंक्रीज हो गए, और एक्सपेंसेस हमेशा डेबिट करने से इंक्रीज होते हैं। जब सैलरी पे की तो कैश डिक्रीज हो गया, कहने का मतलब असेट क्या हो गई जी, असेट डिक्रीज हो गई, और असेट क्रेडिट करने से डिक्रीज होती है। तो एंट्री कर देंगे, एंट्री कर देंगे जी, डेबिट कर देंगे यहां पे सैलरी को, और यहां क्रेडिट कर देंगे किसको, कैश अकाउंट को। आगे देखा रिसीव्ड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। तो एक तो अकाउंट आ गया जी आपका कैश अकाउंट, एक आ गया आपका इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट। कैश आपकी असेट है, सारे पॉइंट्स में कैश ही आ रहा है, एंड इंटरेस्ट रिसीव्ड आपका इनकम अकाउंट है, रेवेन्यू अकाउंट है। तो जब आपने इंटरेस्ट रिसीव किया
तो आपका असेट इंक्रीज हो गया, ठीक है जी, और असेट डेबिट करने से इंक्रीज होता है। जब आपने इंटरेस्ट रिसीव किया तो आपकी इनकम भी इंक्रीज हो गई, और इनकम क्रेडिट करने से इंक्रीज होती है। तो यहाँ पे हम डेबिट कर देंगे जी, किसको डेबिट कर देंगे, कैश अकाउंट को, और यहाँ क्रेडिट कर देंगे किसको, इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट को, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, अपने गुड्स वाई से क्रेडिट पे परचेज किए, तो एक तो अकाउंट आ गया जी आपका परचेज अकाउंट, और दूसरा आ गया मिस्टर वाई का अकाउंट। परचेज आपका एक्सपेंसेस अकाउंट है, और एक्सपेंसेस क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, ठीक है जी, एक्सपेंसेस डेबिट करने से इंक्रीज होते हैं। मिस्टर वाई से जब गुड्स परचेज किया तो मिस्टर वाई आपकी लायबिलिटी अकाउंट है, लायबिलिटी भी क्या हो गई, इंक्रीज होगी, ऑब्लिगेशन इंक्रीज हो गई, और लायबिलिटी क्रेडिट करने से इंक्रीज होती है। तो एंट्री कर देंगे, डेबिट कर देंगे जी यहाँ पे परचेज अकाउंट को, और यहाँ क्रेडिट कर देंगे मिस्टर वाई का अकाउंट। नेक्स्ट पॉइंट, पेड रेंट आउट ऑफ पर्सनल कैश, तो एक तो रेंट अकाउंट आ गया, और एक आ गया जी आपका कैपिटल अकाउंट आ गया। रेंट पेड किया एक्सपेंसेस है, और कैपिटल जी कैपिटल अकाउंट है। तो रेंट जब पे किया तो एक्सपेंसेस इंक्रीज हो गया, और एक्सपेंसेस डेबिट करने से इंक्रीज होते हैं। तो बिजनेस में एक्स्ट्रा पैसा लेकर आया और फिर रेंट पे किया, तो कहने का मतलब कैपिटल भी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, और कैपिटल क्रेडिट करने से इंक्रीज होती है, ठीक है जी। तो रूल अप्लाई कर देते हैं, रूल है जी, डेबिट कर देंगे यहाँ पे रेंट अकाउंट को, और क्रेडिट कर देंगे इस क्वेश्चन में कैपिटल अकाउंट, ठीक है जी। तो ये मैंने सॉल्यूशन किया उसी क्वेश्चन का आपका अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अप्रोच सॉल्यूशन किया, देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे। समझो इसको एक बार आप लोग, उसके बाद चलेंगे जी, आगे चलते हैं। आगे टॉपिक दे रखा है जी अकाउंटिंग इक्वेशन, ठीक है जी। अकाउंटिंग इक्वेशन जो हमने पढ़ा था ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, कि अकाउंटिंग इक्वेशन इज बेस्ड ऑन ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। तो अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होता है, अकाउंटिंग इक्वेशन होता है जी असेट इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल या इक्विटी। अब कैपिटल में क्या क्या आता है, ओनर कैपिटल आता है, उसमें अगर ड्राइंग्स है तो माइनस कर देंगे, कोई इनकम होगी तो प्लस कर देंगे, कोई एक्सपेंसेस होगा तो माइनस कर देंगे। और ये जो अकाउंटिंग इक्वेशन है ये हमेशा इक्वल आएगी। तो क्या दे रखा है जी, पढ़ लेते हैं इसको। The whole financial accounting depend on accounting equation which is also known as balance sheet equation, ठीक। तो अकाउंटिंग इक्वेशन होती है जी आपके असेट इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो यहाँ पे असेट का क्या मतलब है, असेट का मतलब मैं आपको यूनिट 1 में बता चुका हूं कि असेट आर द रिसोर्सेज ओन्ड बाय द बिजनेस, ठीक। और यहाँ कुछ एग्जांपल भी दे दिया असेट के फिर से, जैसे कैश, बीआर, लैंड, बिल्डिंग, इक्विपमेंट, इन्वेंटरी, बैंक, डेटर्स, ठीक है जी, ये असेट के एग्जांपल है। लायबिलिटीज की अगर हम डेफिनेशन दें तो लायबिलिटीज का मतलब होता है जो आउटसाइडर्स का जो क्लेम है, जो क्रेडिटर्स का क्लेम है ऑन टोटल असेट। लायबिलिटीज आर द क्रेडिटर क्लेम ऑन असेट। कहने का मतलब अगर आपके पास 10 लाख रुपए की असेट है तो
तो इस पे या तो ओनर का क्लेम होगा या क्रेडिटर्स का क्लेम होगा। अगर क्रेडिटर आपके 7 लाख रुपीस के हैं और ओनर की इक्विटी है 3 लाख, कहने का मतलब क्रेडिटर क्लेम ऑन टोटल एसेट 7 लाख रुपीस है, इस 10 लाख में 7 लाख रुपए का शेयर क्रेडिटर्स का है, दैट इज लायबिलिटी। ठीक है जी। जैसे अकाउंट्स पेबल हो गया, जैसे नोट्स पेबल हो गया, टैक्सेस पेबल हो गया, एक्सपेंसेस पेबल हो गया, या फिर कुछ लायबिलिटीज के एग्जांपल हैं। आगे देखेंगे जी कैपिटल क्या होता है। तो इक्विटी का मतलब अभी भी बताया, जो 3 लाख रुपए बच गया था वो क्या है, ओनर का क्लेम है। इक्विटी इज द ओनर क्लेम ऑन असेट। तो सबसे पहले हमने कैपिटल लगा के बिजनेस स्टार्ट किया जी, कैपिटल इंक्रीज हो गई। जब ड्राइंग्स करेंगे तो कैपिटल क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। जब इनकम होगी तो कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी, और जब एक्सपेंसेस होंगे तो कैपिटल डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है जी। अकाउंटिंग इक्वेशन जो है वो ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड होती है। एक्सप्रेस कैसे करते हैं, असेट इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। अब इस फॉर्मूले को आप घुमा सकते हो कि कैपिटल इक्वल टू असेट माइनस लायबिलिटीज और लायबिलिटीज इक्वल टू असेट माइनस कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल अगर आपको निकालनी हो किसी क्वेश्चन में, तो अभी भी तो बताया मैंने आपको, ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस ड्राइंग प्लस प्रॉफिट माइनस लॉस। अभी भी बताया था जब एरो से मैंने समझा रखा था। जो ट्रांजैक्शन कैपिटल को इंक्रीज करते हैं, जो मैंने प्लस बोले हैं अभी वो कैपिटल को इंक्रीज करते हैं, जैसे एडिशनल कैपिटल हो गया, जैसे प्रॉफिट हो गया। और जो कैपिटल को डिक्रीज करते हैं, जो मैंने माइनस बोले थे, जैसे ड्राइंग्स हो गए, लॉस हो गए, इससे कैपिटल क्या होती है, डिक्रीज होती है। ठीक है जी। तो एक क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। क्वेश्चन दे रखा है, प्रूव दैट अकाउंटिंग इक्वेशन इज सेटिस्फाइड इन ऑल द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ऑफ मिस्टर ए। ठीक है जी, इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। सबसे पहला पॉइंट दे रखा है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹60,000। तो असेट कौन सी असेट आ गई जी इसमें, एक असेट आ गई, कौन सी, कैश असेट आ गई। तो पहला पॉइंट कर रहा हूं, 60,000 रुपए लगा के बिजनेस स्टार्ट किया, तो सबसे पहली असेट आई थी बिजनेस में 60,000 रुपीज कैश आ गया। और साथ साथ क्या जनरेट हुआ बिजनेस में, कैपिटल भी जनरेट हुई, तो प्लस कर दिया जी यहां पे मैंने 60,000। ये पहले पॉइंट का मैंने आपको इफेक्ट बताया। दूसरा पॉइंट दे रखा है, पेड रेंट इन एडवांस। तो मैं दूसरा पॉइंट कर रहा हूं जी, रेंट एडवांस में पे किया। तो एक तो आपका कैश कम हो गया कितने से, 500 रुपीज से, और दूसरा आपने एडवांस में रेंट पे किया। तो एडवांस रेंट आपकी असेट होती है। तो दूसरे पॉइंट के सामने ही मैं क्या करूंगा जी, एक असेट डिक्रीज हो गई, कैश तो डिक्रीज हो गया, और एडवांस रेंट क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट दे रखा आपको, परचेज गुड्स फॉर कैश 30,000 एंड ऑन क्रेडिट 20,000। कहने का मतलब टोटल 50,000 के गुड्स परचेज किए। तो मैंने यहां पे लिखा स्टॉक या इन्वेंट्री लिख सकता हूं। तो थर्ड पॉइंट आपके सामने सोल्व कर रहा हूं। तो टोटल स्टॉक इंक्रीज हो गया जी 50,000 रुपीज से, जिसमें से आपने 30,000 का तो कैश में परचेज किए, तो कैश में से माइनस किया 30,000 रुपए, और 20,000 के गुड्स क्रेडिट पे परचेज किए, तो लायबिलिटी में प्लस किया 20,000 रुपीज। किसके लिए, क्रेडिटर्स के लिए। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 4, कहते हैं 20,000 की कॉस्ट के गुड्स हमने 30,000 पे सेल कर दिए, वो भी कैश में। 20,000 की कॉस्ट के गुड्स, तो स्टॉक कम हो गया 20,000 से, हमने सेल किए 30,000 पे, तो कैश आ गया जी 30,000 रुपए। ठीक।
10,000 का प्रॉफिट हुआ और अभी अभी मैंने आपको बताया प्रॉफिट इंक्रीज द कैपिटल। उसके बाद आगे चलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है पॉइंट नंबर 5 की सैलरी पेड 500 और आउटस्टैंडिंग सैलरी 100। कहने का मतलब इस साल सैलरी का जो खर्चा है वो टोटल 600 रुपीज था, तो कैपिटल डिक्रीज बाई 600, जिसमें से 500 तो हमने कैश में पे कर दिया, ठीक है जी, और 100 रुपए अभी भी पे करना है, आपके ऊपर लाइबिलिटी है आउटस्टैंडिंग सैलरी की, तो यहां मैं प्लस कर दूंगा, लाइबिलिटी में प्लस कर दूंगा जी 100 रुपीज। ये है आउटस्टैंडिंग सैलरी, लाइबिलिटी के नीचे लिख रहा हूं। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 6 देखेंगे। कहता है 5000 बिजनेस से विड्रॉ किए बोट मोटरसाइकिल फॉर पर्सनल यूज फॉर रुपीज 5000। ठीक है जी, तो बिजनेस में कैश कम हो गया 5000 और जब विड्रॉ किया तो कैपिटल भी कम हो गई, कितने से 5000 से। ठीक है जी, तो यहां तक करने के बाद देख लेते हैं क्या टोटल आ रहा है। तो कैश का स्टेटस देख लेता हूं, 30 से 30 माइनस कर दिया हमने, तो ये आ गया जी आपका, माइनस का कर देंगे 6000, तो ये आ गया आपका 54,000। 54,000 कैश का बैलेंस बचा, 500 बचा जी एडवांस रेंट का बैलेंस बचा, और स्टॉक का बैलेंस बचा आपका 30,000। कहने का मतलब असेट का टोटल आया 84,500 रुपीज। अब देख लेते हैं लाइबिलिटी साइड में, तो क्रेडिटर है जी आपके 20,000 के, प्लस 100 रुपीज की आउटस्टैंडिंग क्या है जी, सैलरी है, प्लस कैपिटल देख लेते हैं, इसमें प्लस क्या 10,000, तो ये आ गया 70,000, ये आ गया 64,400 रुपीज। तो टोटल किया लाइबिलिटी साइड का, तो टोटल आ गया जी 84,500 रुपीज। ठीक है जी, तो ये मैंने क्वेश्चन किया आपके सामने अकाउंटिंग इक्वेशन, देखेंगे इसको समझेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपनी स्क्रीन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं, प्रिपेयर एन अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ मिस्टर एक्स फॉर जनवरी 2015। ठीक है जी, फर्स्ट पॉइंट दे रखा है कैपिटल इन्वेस्टेड किया हमने 20,000 रुपीज, तो चलो इसको कर लेते हैं पहले पॉइंट को। फर्स्ट पॉइंट कर रहा हूं, तो इसमें सबसे पहले आ जाएगा जी आपका, यहां डिफरेंट असेट्स लिखूंगा, और पहला पॉइंट 20,000 रुपीज लगाकर हमने बिजनेस स्टार्ट किया, तो कैश कितना आ गया बिजनेस में 20,000, और साथ साथ यहां मैं लिख दूंगा जी कैपिटल में प्लस कर दूंगा 20,000। उसके बाद चलते हैं दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट दे रखा आपको, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम दास एंड कंपनी फॉर रुपीज 2,000। दास एंड कंपनी से 2,000 के गुड्स हमने क्रेडिट पे परचेज किया, तो दूसरी असेट मैंने यहां पे प्लस किया स्टॉक के नाम से। ठीक है जी, कितने के गुड्स परचेज किए हमने, 2,000 रुपीज के गुड्स हमने क्रेडिट पे परचेज किए, तो यहां मैं लायबिलिटी में लिख दूंगा क्रेडिटर्स, तो यहां लिखा जी प्लस 2,000।
उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3 पढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 3 आपको दे रखा है बोट प्लांट फॉर कैश 8,000 और नेक्स्ट पॉइंट है परचेज गुड्स फॉर कैश 4,000। जी 8,000 का प्लांट खरीदा और 4,000 के गुड्स परचेज किए। तो पहले तो प्लांट की एंट्री कर लेते, मैंने आप प्लस किया प्लांट, ठीक है जी। प्लांट परचेज किया 8,000 रुपए का, वो भी कैश में परचेज किया। तो प्लांट में हमने प्लस कर दिया और कैश में से क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे। और फिर दे रखा आपको 4,000 के गुड्स आपने कैश में परचेज किए, तो कैश कम हो गया जी 4,000 रुपए से और स्टॉक बढ़ जाएगा आपका 8,000 रुपीज, सॉरी 4,000 रुपए से। तो प्लस कर दूंगा इसमें कितना 4,000, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 में देखे 4,000 रुपए की कॉस्ट के गुड्स हमने 2,000 प्रॉफिट प्लस करके 6,000 पे सेल की, ठीक है। एंड दास एंड कंपनी को हमने 1,000 रुपए पे की। तो सबसे पहले 4,000 के गुड्स हमने 6,000 पे सेल किए, तो मैंने कैश में प्लस किया 6,000, स्टॉक में से माइनस किया मैंने 4,000 और 2,000 का प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट से कैपिटल बढ़ जाती है तो प्लस कर दिया जी 2,000 रुपीज। फिर देखा जो क्रेडिटर था दास एंड कंपनी, उसको हमने 1,000 रुपीज पे किया, तो मैंने 6 पॉइंट लिखा, कैश में से माइनस किया 1,000 और साथ साथ लाइबिलिटी में से माइनस किया कितना 1,000, ठीक है जी। उसके बाद अगला पॉइंट करेंगे, देखा रिसीव्ड फ्रॉम बी बनर्जी 300 रुपीज हमने बी बनर्जी से रिसीव किए। अब क्वेश्चन में हमें कहीं भी डेटर का बैलेंस नहीं दे रखा, ठीक है जी, कि कहीं कोई डेटर का बैलेंस हो 300 रुपीज से, तो ऐसा कहीं भी मेंशन नहीं कर रखा। तो बी बनर्जी कहीं पहले क्वेश्चन में होना चाहिए था कि पहले मैं उसको क्रेडिट पे सेल करता, फिर उससे मैं पैसा रिसीव करता। तो बी बनर्जी से हमने 300 रुपीज रिसीव किए, कोई बात नहीं, इसको पॉइंट को मैं कर देता हूं। तो जब डेटर कहीं दे ही नहीं रखे तो मैं क्या करूंगा, इसको कैश जो है, ठीक, या यहां पे एक असेट लेकर, असेट के नाम से जिसका नाम मैं डेटर दे देता हूं, कोई बात नहीं। तो बी बनर्जी से हमने 300 रुपीज रिसीव किए, तो कैश में मैंने प्लस कर दिए 300 और डेटर में अगर कुछ बैलेंस होता तो उसमें से मैं माइनस करता 300 रुपीज। तो फाइनली मैं सेट ऑफ कर दूंगा बाद में, लास्ट में जब टोटल करेंगे। उसके बाद अगला पॉइंट दे रखा है जी, हमने सैलरी पेड की 6,000, इंटरेस्ट रिसीव किया 5,000 और वेजेस पेड किया 3,000, ठीक है जी। सैलरी पे किया हमने 6,000, तो कैश कम हो गया 6,000 और कैपिटल भी कम कर दूंगा जी 6,000 रुपीज से। उसके बाद इंटरेस्ट रिसीव किया कितना 5,000, तो पॉइंट नंबर 9 में इंटरेस्ट रिसीव किया तो कैश में प्लस किया 5,000 और कैपिटल में प्लस कर दूंगा कितना 5,000। उसके बाद पॉइंट नंबर 10 कहता है वेजेस पेड किया हमने 3,000 रुपीज, तो कैश में से माइनस किया जी 3,000 और कैपिटल में से भी माइनस कर दूंगा कितना 3,000, ठीक है जी। तो ये मेरा था अकाउंटिंग इक्वेशन का क्वेश्चन था और इसका मैं यहां पे टोटल करूंगा। नॉर्मली क्वेश्चन में क्या करते हैं, असेट में ही एक असेट हेडिंग बनाते हैं, उसी में सारा प्लस और माइनस करते रहते हैं, यहां इस तरह से बाइफरकेट नहीं करते। तो ये जो डेटर का पॉइंट था, ये असेट में ही प्लस हो जाता और असेट में ही माइनस हो जाता, ठीक है जी। तो इसका कर लेते हैं टोटल, तो ये आए जी 20 माइनस 8 माइनस 4,
करना पड़ेगा इसका टोटल। तो 20,000 रुपीज आपका क्या था जी, कैश था, प्लस करूंगा इसमें प्लस के 0.6, प्लस करूंगा इसमें जो प्लस के पॉइंट थे वो प्लस कर दिए मैंने, और माइनस करूंगा जो माइनस के पॉइंट है। तो कैश का बैलेंस आ गया जी आपका 9,300 रुपीज, प्लस करूंगा इसमें स्टॉक, और स्टॉक का मेरे पास बैलेंस है जी 2,000 रुपीज, प्लस करूंगा इसमें प्लांट, वो है जी 8,000 रुपए का, और डेटर माइनस कर दूंगा कितना, 300 रुपीज। तो इसका जो टोटल आया मेरा असेट साइड का वो आ गया आपका कितना, ये आ गया जी 19,000 रुपीज टोटल आ गया। उसके बाद आ जाता हूं मैं अपना लायबिलिटीज प्लस कैपिटल में, तो ये आया जी यहाँ पे प्लस 1,000 लायबिलिटीज क्रेडिटर का टोटल, और कैपिटल का टोटल आ रहा है आपका, ये आया जी आपका 18,000। ठीक है जी, इधर का टोटल भी कितना आ गया आपका 19,000 आ गया। तो ये मैंने कुछ सॉल्यूशन के इस क्वेश्चन का आप देखेंगे। ठीक है जी, आगे करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे अपनी स्क्रीन पे। क्वेश्चन में देखा है राजेश ने बिजनेस स्टार्ट किया 9,000 रुपीज पे। ठीक है, तो बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे लास्ट क्वेश्चन किया था। तो यहाँ पे मैं असेट का क्लासिफिकेशन लिखूंगा, जो जो असेट हम खरीदते जाएंगे। तो पहला पॉइंट, राजेश ने 9,000 रुपीज लगाकर बिजनेस स्टार्ट किया, तो बिजनेस में आपका कैश आ गया, और दूसरी साइड हमने लिख दी जी कैपिटल, लिख दी कितना 9,000 रुपीज। उसके बाद चलते हैं दूसरे पॉइंट पे। क्वेश्चन में दे रखा है एक इक्विपमेंट खरीदा 7,400 रुपीज का, और कैश में इक्विपमेंट परचेज किया, तो कैश में से मैंने माइनस किया 7,400। ठीक है जी, और इक्विपमेंट परचेज किया, कहने का मतलब आपकी एक दूसरी एसेट इंक्रीज होगी, दैट इज इक्विपमेंट। कितना, यहां मैंने प्लस कर दिया 7,400 रुपीज। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे क्वेश्चन में। क्वेश्चन में दे रखा है जी नेक्स्ट पॉइंट, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट 2650, ठीक, और पेड 300 टू क्रेडिटर। तो 2650 की गुड्स हमने क्रेडिट पे परचेज किए। तो थर्ड पॉइंट, बिजनेस में स्टॉक इंक्रीज हो गया, कितना जी, स्टॉक इंक्रीज हो गया आपका 2650, और गुड्स हमने किस पे परचेज किए थे, ये गुड्स हमने क्रेडिट पे परचेज किए थे। ठीक है जी, तो गुड्स हमने परचेज किए थे क्रेडिट पे, तो कहने का मतलब लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर बढ़ गए, तो मैंने यहां पे लिखा क्रेडिटर्स, कितने 2650। उसके बाद आगे पढ़ेंगे, उसके बाद आपको आगे दे रखा है क्वेश्चन में कि 300 हमने क्रेडिटर को पे कर दिया, तो फोर्थ पॉइंट कर रहा हूं जी, 300 क्रेडिटर को पे कर दिया, तो माइनस किया कैश में से 300 रुपीज, और साथ साथ क्रेडिटर में से भी माइनस कर दिया मैंने 300 रुपीज। ठीक है जी, आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन में। नेक्स्ट पॉइंट, 2,000 रुपीज का हमने गुड्स सेल किया, जिनका कॉस्ट प्राइस कितना था 1,200 रुपए। 1,200 की गुड्स हमने 2,000 रुपए पे सेल किए, और उसके बाद अगला पॉइंट है जी बिजनेस एक्सपेंसेस है 700 रुपए। तो पहले मैं सेल का पॉइंट कर लेता हूं, 1,200 की गुड्स हमने 2,000 पे सेल की, तो मैंने प्लस किया कैश में 2,000, स्टॉक में से मैंने माइनस किया 1,200 रुपीज। प्रॉफिट कितना हुआ 800 रुपए, और प्रॉफिट जब होता है तो कैपिटल क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है।
उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है बिजनेस के एक्सपेंसेस की हमने 700 रुपीज, तो कैश कम हो गया कितना 700, ठीक है जी। और जब एक्सपेंसेस होता है तो कैपिटल भी कम हो जाती है कितना 700 रुपीज। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, क्वेश्चन में देखा है 400 रुपए की गुड्स पर्सनल यूज के लिए लिए और 200 रुपए इक्विपमेंट पे डेप्रिसिएशन लगा। तो 400 के गुड्स पर्सनल यूज में यूज किए तो गुड्स कम हो गए जी 400 से। पर्सनल यूज का मतलब ड्राइंग्स, तो 400 रुपए ड्राइंग्स हो गया। फिर दे रखा है जी 200 रुपए डेप्रिसिएशन लगाया गया इक्विपमेंट पे, तो 8 पॉइंट मैंने किया, इक्विपमेंट में से मैंने माइनस किया 200 रुपीज। और जब भी कोई एक्सपेंसेस होगा तो आपकी कैपिटल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। एक बार मैं यहां तक का टोटल कर लेता हूं और बाकी जो पॉइंट है वो फिर आगे करते हैं, ठीक है जी। तो यहां तक का टोटल आ गया आपका, ये देख लेता हूं मैं। तो कैश का बैलेंस कितना आ गया इसको देख लेते हैं। कैश का बैलेंस आ गया जी प्लस में आपके 9000 प्लस के हुए 2000, तो 11000 तो आपका प्लस का कैश और माइनस का है जी 7400 प्लस 300, ठीक है जी। ये हो गया 7700 और माइनस 7400 और 300 7700 और 700 हो गया 8400, तो माइनस क्या 8400, तो कैश का बैलेंस आ गया जी 2600। इक्विपमेंट का आपका बैलेंस है 7200 और आपका जो स्टॉक का बैलेंस है वो है जी 1050। ये तो आपका असेट है और लायबिलिटी का टोटल इधर लिख रहा हूं मैं, ये आपका 2350 प्लस कैपिटल कितना का बैलेंस आ रहा है, ये कैपिटल का बैलेंस आ रहा है जी आपका 8500। तो अगर आप यहां तक का स्टेटस चेक करेंगे तो आपका जो लायबिलिटी है कैपिटल प्लस लायबिलिटी उसका टोटल आ रहा है आपका 10850 और असेट की बात करो तो ये आ रहा है जी आपका 10850। लेकिन अभी मेरा क्वेश्चन बाकी है, तो मैं क्या करूंगा इस बैलेंस को, ये जो कैश का बैलेंस है इसको यहां लिख लेता हूं 2600, ठीक है जी। प्लस इक्विपमेंट का बैलेंस आ रहा है 7200 प्लस स्टॉक का बैलेंस आ रहा है 1050, क्रेडिटर का बैलेंस है जी 2350 और प्लस कैपिटल का बैलेंस है 8500 रुपीज। उसके बाद क्वेश्चन देखूंगा फिर से और क्वेश्चन में देखूंगा पॉइंट नंबर 9, देयर का परचेज गुड्स फॉर कैश 1000 और रेंट आउटस्टैंडिंग है 200 रुपए। तो यहाँ पे लिखा मैंने पॉइंट नंबर 9 परचेज गुड्स फॉर कैश 1000, तो कैश कम हो गया आपका 1000 और आपका जो स्टॉक है वो इंक्रीज हो गया 1000 से। आगे देखकर रेंट आउटस्टैंडिंग है पॉइंट नंबर 10, तो रेंट जो आउटस्टैंडिंग है ना, तो रेंट आउटस्टैंडिंग क्या होता है जी, आपकी लायबिलिटी होती है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आउटस्टैंडिंग रेंट, हमें ऊपर लिखना था। तो ये आउटस्टैंडिंग रेंट कितना है जी 200 रुपए, लेकिन बिजनेस का एक्सपेंसेस है तो कैपिटल क्या हो जाएगी, इससे कम हो जाएगी। फाइनली इसका टोटल कर लेते हैं। तो असेट का टोटल कैश का बैलेंस आया 1600 प्लस 7200 प्लस 2650, तो इसका फाइनल टोटल किया हमने तो ये आ गया जी आपका 1600 प्लस 7200 प्लस 2650, तो असेट का टोटल है आपका 11450 और इस साइड का टोटल किया मैंने तो ये आया जी 2350 आपके क्रेडिटर्स, सॉरी इसको ऊपर लिखूंगा 2350 के आपके हो गए क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग रेंट हो गया 200 का और आपकी कैपिटल का बैलेंस हो गया जी 8300। टोटल कर लेते हैं, ये हो गया आपका 8 और 2 10,
टोटल कर लेता हूं इसका। ये आ गया जी मेरा 2350 प्लस किया इसमें मैंने 200 आउटस्टैंडिंग रेंट का प्लस किया 8500, तो ये आ रहा मेरा 11050 आ रहा है। ऊपर से हो सकता है मैंने कुछ कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक करी ऊपर से बैलेंस लेने में, तो बैलेंस है जी 2600 ठीक है, 7200 ठीक है, 1050 ये बैलेंस ठीक है, और ऊपर टोटल आ रहा था आपका 10,850 रुपए ठीक है जी इधर का, और इधर का टोटल कितना आ रहा था 10,850 इधर का आ रहा था, तो अब तो गलती है ही नहीं। माइनस 1000 किया तो 1600, 7200 प्लस 1000 किया तो 2650। क्रेडिटर है जी 2350 आउटस्टैंडिंग रेंट का ट्रीटमेंट किया हमने, ठीक, और 200 रुपए आउटस्टैंडिंग रेंट आ गया, और ये आ गया 8300 रुपए ठीक है जी। तो फिर से एक टोटल चेक करूंगा इधर का, ये आ गया कितना 1600 रुपीज ठीक है, क्योंकि 1000 के हमने गुड्स कैश में परचेज किए थे। ये आपका इक्विपमेंट का बैलेंस आ गया, और ये आ गया जी आपका स्टॉक का बैलेंस आ गया, 1000 के गुड्स आपने कैश में परचेज किए थे ठीक है। तो ये आ गया 1600 प्लस क्या जी 7200, और ये आ गया 2050 है, ये मैं गलती कर रहा हूं 2050, तो ये बैलेंस आ गया 11050, और इधर का भी कितना आ रहा है, टोटल एक बार फिर से कर लेते हैं 1600 प्लस क्या 7200 प्लस क्या 2050, सॉरी कितना 2050, मैंने लिख दिया था 2650, तो ये है जी आपका 10,850 का बैलेंस आ गया। फिर से लिख देते हैं इसको, इधर का बैलेंस आया जी टोटल आया 10,850 रुपए ठीक है, और इधर का भी कितना आ रहा है 8 और 2 10, 10,850 रुपए। तो इसी के साथ जो अकाउंटिंग इक्वेशन है वो अपना कंप्लीट हो गया। अभी इसकी जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और जो क्वेश्चंस आपके मटेरियल वगैरह में या जो वर्कबुक में या जो एमटीपी और सजेस्टेड आंसर में जो क्वेश्चन दे रखे हैं वो मैं भी डिस्कस करूंगा ठीक है जी। उसके बाद आगे चलेंगे, आगे देखते हैं जी सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का जो सिस्टम होता है वो दो तरह के सिस्टम होते हैं, एक होता है जी आपका कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग और एक होता है अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। लेकिन अगर इन दोनों को मिक्स कर दिया जाए, ठीक, मतलब दोनों के बेसिस पे अगर अकाउंट बनाया जाए तो उसको बोलते हैं हाइब्रिड सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग या मिक्स्ड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एंड कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को मैं डिफाइन करता हूं आपके सामने। अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है, तो आपने पढ़ा था अक्रूवल कॉन्सेप्ट, उसमें क्या दे रखा था कि अक्रूवल का मतलब जो इस साल ड्यू हो चुका है, चाहे इनकम हो चाहे एक्सपेंसेस हो, इस साल से रिलेटेड जो भी इनकम और एक्सपेंस है उन सबको कंसीडर करके चलना है। Accrual basis of accounting is a method of recording transaction by which revenue, cost, asset, liabilities are reflected in the accounts for the period in which they are accrued. कहते हैं जिस साल से इनकम एक्सपेंसेस एसेट और लायबिलिटी रिलेटेड है उस साल में उनको रिकॉर्ड करना है। जैसे रेंट पेड 1000 पर मंथ था, मैंने आपको पहले भी बताया, और आपने इस साल 20,000 रुपए रेंट पे कर दिया, ठीक, कैश बेसिस के हिसाब से इस साल का खर्चा हो गया जी 20,000 रुपए, बट अक्रूवल के बेसिस के हिसाब से 1000 रुपए पर मंथ है, तो इस साल का अक्रू कितना हुआ, कितना ड्यू हुआ 12,000 रुपए ड्यू हुआ, तो इस साल का खर्चा 12,000 रुपए होगा ठीक है जी। This basis is also referred as mercantile basis of accounting. Next है जी आपका cash basis of accounting. Cash basis of accounting is a method of recording transaction by which revenue, cost, asset and liabilities are reflected in the accounts in the period in which actual receipt or payment was made. कहते हैं जिस साल एक्चुअल में रिसिप्ट हुआ, जिस साल में एक्चुअल में पेमेंट किया गया, उस साल में उसको रिकॉर्ड करना है। अभी मैं इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी करके दिखाऊंगा आप लोगों को। तो इनमें डिफरेंस क्या क्या है, अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग और कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहला पॉइंट देखेंगे, पॉइंट ऑफ डिफरेंस कि प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग, अक्रूड और जो एडवांस इनकम है, ठीक, उसको अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में तो कंसीडर करके चलते हैं,
बट कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में उसको कंसिडर नहीं करेंगे। तो अंडर अक्रूवल बेसिस देयर में बी प्रीपेड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड अक्रूड और एडवांस इनकम इन द बैलेंस शीट, बट कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में इनका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं करते। ठीक है जी। उसके बाद बात करते हैं हायर लोअर इनकम इन केस ऑफ प्रीपेड एक्सपेंसेस एंड अक्रूड इनकम। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस और अक्रूड इनकम के केस में अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में क्या होगा, आपकी इनकम ज्यादा आएगी। इनकम स्टेटमेंट विल शो ए हायर इनकम, और इसमें क्या होगा, लोअर इनकम आएगी। ठीक है जी। ऐसा क्यों? क्योंकि जब एक्सपेंसेस प्रीपेड होते हैं तो अक्रूवल बेसिस में जो एक्सपेंसेस हम प्रॉफिट एंड लॉस में इनकम स्टेटमेंट में चार्ज करते हैं, तो प्रीपेड एक्सपेंसेस की वजह से एक्सपेंसेस क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। एक्सपेंसेस अगर कम हो गए तो प्रॉफिट इनकम क्या होगी, बढ़ जाएगी। और अक्रूड इनकम की वजह से क्या होता है, प्रीपेड एक्सपेंसेस की वजह से एक्सपेंसेस कम तो प्रॉफिट बढ़ गया। अक्रूड इनकम की वजह से इनकम बढ़ जाती है, इनकम बढ़ गई तो प्रॉफिट बढ़ जाता है। और ऐसा कैश बेसिस में क्या शो होता है जी, लोअर इनकम दिखाई देती है। इसी का उल्टा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और एडवांस इनकम। तो जब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते हैं तो एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं अक्रूवल बेसिस में, एक्सपेंसेस बढ़ गए तो प्रॉफिट क्या आ जाएगा, कम आ जाएगा। और एडवांस इनकम के केस में इनकम कम हो जाती है, इनकम कम हो जाती है तो इसका मतलब है इनकम कम हो गई तो आपका प्रॉफिट क्या आ जाएगा, अक्रूवल बेसिस में कम आ जाएगा, जबकि कैश बेसिस में हायर इनकम शो होगी। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे, अवेलेबिलिटी ऑफ ऑप्शन टू एन अकाउंटेंट टू मैनिपुलेट द अकाउंट्स बाय वे ऑफ चूजिंग द मोस्ट सुटेबल मेथड आउट ऑफ several alternative method of accounting, for example जैसे FIFO method, LIFO method, straight line, WDV। तो under this an accountant has option, ऑप्शन है ना इसके पास, अकाउंटेंट के पास अक्रूवल के ऑप्शंस हैं, लेकिन अंडर दिस एन अकाउंटेंट हैज नो ऑप्शन टू मेक ए चॉइस, क्योंकि इसमें तो जो भी वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना है जिसमें कैश आया या जिसमें कैश गया। जबकि अक्रूवल बेसिस में बहुत सारे मेथड है, आउटस्टैंडिंग है, प्रीपेड है, फिफो मेथड है, लिफो मेथड है। ठीक है जी। मैचिंग प्रिंसिपल, अक्रूवल बेसिस पे मैचिंग प्रिंसिपल अप्लाई होता है, बट कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में मैचिंग प्रिंसिपल अप्लाई नहीं होता। ठीक है जी। तो ये था आपका डिफरेंस बिटवीन कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एंड अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। आगे देखेंगे मिक्स्ड बेसिस। मिक्स्ड बेसिस में क्या होता है, इनकम को रिकॉग्नाइज करते हैं जी किस बेसिस पे, कैश बेसिस पे, बट एक्सपेंसेस को लेते हैं अक्रूवल बेसिस पे। कहने का मतलब कैश और अक्रूवल दोनों का मिक्सिंग है ये, इसलिए इसको बोलते हैं हाइब्रिड और मिक्स्ड बेसिस। ये क्या है, इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ द बेसिस, दैट इज कैश एज वेल एज अक्रूवल बेसिस। इनकम आर रिकॉग्नाइज्ड ऑन कैश बेसिस, ध्यान देंगे बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है थ्योरी के हिसाब से भी। And expenses are recorded on accrual basis. This is not a system of accounting. It is a combination of the cash basis of accounting and accrual basis of accounting. This system is based on concept of conservatism. Under the hybrid system of accounting, income are recognized on cash basis of accounting. That is when they are received in cash, and expenses are recognized on accrual basis. That is during the accounting period in which they arise, they due, they accrue, irrespective when they are paid. ठीक है जी। क्वेश्चन दे रखा आपको, मिस्टर अनिल रॉय अ जूनियर लॉयर प्रोवाइड द फॉलोइंग पर्टिकुलर फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2012। ठीक है, ये सारा आपको आइटम्स दे रखे हैं और आपसे कहा गया है कंप्यूट हिज नेट इनकम फॉर द ईयर 2013 कैश बेसिस पे, अक्रूवल बेसिस पे और मिक्स्ड और हाइब्रिड बेसिस पे। ठीक है जी। तो इनकम तो लेना है कैश बेसिस पे, तो क्वेश्चन में दे रखा है फी रिसीव्ड इन कैश इन 2013 60,000। मैं कर रहा हूं जी पहले कैश बेसिस कर रहा हूं, तो साफ साफ दे रखा है इनकम में फीस रिसीव्ड इन कैश कितना 60,000। तो मैंने यहाँ पे बनाना स्टार्ट किया, सबसे पहला बना रहा हूं जी, सॉल्यूशन कर रहा हूं कैश बेसिस के हिसाब से। तो मैंने यहाँ पे लिखा इनकम, ठीक, और फिर यहां थोड़ी जगह छोड़ के लिख रहा हूं जी एक्सपेंसेस।
तो इनकम में दे रखा है फी रिसीव्ड इन कैश कितना 60,000 रुपीज। तो ये लिखा जी मैंने फी रिसीव्ड, कैश में कितना फी रिसीव किया 60,000 रुपीज रिसीव किया, तो ये मैंने लिख दिया जी आउटर कॉलम में 60,000 रुपीज। अब जितने भी एक्सपेंसेस है वो भी कैश बेसिस पे लेने वाला हूं, तो देखेंगे क्वेश्चन में दे रखा आपको सैलरी पेड 8,000 कैश में है जी, रेंट है 14,000, मैगजीन का खर्चा है 1,000, ट्रेवलिंग का खर्चा है 3,000, मेंबरशिप फी पेड 1,600 रुपए और ऑफिस एक्सपेंसेस पेड कितना 10,000 रुपए। ठीक है जी, ये सारा कैश का खर्चा देने का, तो मैं लिखूंगा सैलरी, रेंट, मैगजीन, ट्रेवलिंग, मेंबरशिप फी एंड ऑफिस एक्सपेंसेस। तो यहां पे मैंने खर्चे लिखने स्टार्ट किया, मैंने लिखा जी सैलरी पेड, ठीक। तो सैलरी पेड का जो आपको एक्सपेंसेस दे रखा है वो दे रखा है जी इसमें क्वेश्चन में सैलरी पेड है 8,000, उसके बाद लिखेंगे रेंट कितना 14,000, तो सैलरी पेड लिखा मैंने 8,000, उसके बाद लिखा जी मैंने रेंट पेड 14,000, जो कैश के खर्चे हैं वही लिखना। उसके बाद मैगजीन वगैरह के खर्चे दे रखे हैं, ये दे रखा है जी आपको 1,000। आगे चलेंगे, उसके बाद ट्रेवलिंग का खर्चा दे रखा है, ट्रेवलिंग एंड कन्वेंस का कितना 3,000, मेंबरशिप फीस का 1,600 और ऑफिस एक्सपेंसेस दे रखा है 10,000 रुपए। तो यहां पे मैंने लिखा जी ट्रेवलिंग एंड कन्वेंस एक्सपेंसेस, ट्रेवलिंग एंड कन्वेंस के जो खर्चे हैं वो दे रखे हैं आपको 3,000, मेंबरशिप फी पेड दे रखा है आपको, और सारे खर्चे मैं कैश बेसिस पे ले रहा हूं। मेंबरशिप फी ये दे रखा है 1,600 रुपीज, और जो ऑफिस के एक्सपेंसेस दे रखे हैं वो दे रखे हैं जी आपको 10,000 रुपए। तो जो टोटल एक्सपेंस है कैश बेसिस पे, उसका टोटल मैं बाहर लिख दूंगा। तो टोटल आ गया जी आपका 37,600 रुपीज। फिर से कर लेते हैं, 37,600 रुपीज। तो नेट इनकम आ गई कैश बेसिस पे, इनकम भी मैंने कैश बेसिस पे ली और एक्सपेंसेस भी कैश बेसिस पे लिए। तो ये आ गया जी आपका 22,400 रुपीज। ठीक है जी, ये मैंने इनकम स्टेटमेंट बनाया मिस्टर रॉय का, अनिल रॉय का, और इसका सॉल्यूशन किया मैंने कैश बेसिस पे। ये रहा जी आपके सामने सॉल्यूशन। उसके बाद फिर से क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार। क्वेश्चन में जो बनाना है अपने को, मिस्टर अनिल रॉय का कैश बेसिस पे हमने बना दिया है, ठीक। फी रिसीव दे रखा था 60,000, सैलरी पेड जी 8,000, रेंट दे रखा आपको 14,000, मैगजीन का 1,000, ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस एक्सपेंसेस का 3,000, मेंबरशिप फी का जी 1,600 और ऑफिस एक्सपेंसेस है 10,000। अब बनाना अपने को अक्रूवल बेसिस पे, तो उसके लिए एडिशनल इंफॉर्मेशन पढ़ लेते हैं। देयर का फीस इंक्लूड 3,000 इन रेस्पेक्ट ऑफ 2012, और हम अकाउंटिंग कर रहे हैं 2013 के लिए। ठीक है जी, देख सकते हैं यहाँ पे 3,000 कहते हैं 2012 की फीस जुड़ी हुई है, तो इसको माइनस कर दूंगा, ये पिछले साल की है। और इस साल की फी नॉट येट रिसीव्ड कितना 7,000 रुपए, तो इसको प्लस कर दूंगा क्योंकि ये तो इस साल की इनकम थी। आगे दे रखा ऑफिस रेंट इंक्लूड 4,000,
फॉर प्रीवियस ईयर ऑफिस रेंट में कहते हैं जो 14,000 का रेंट दे रखा है उसमें 4,000 प्रीवियस ईयर का रेंट है और 2,000 इस साल का रेंट था जो अभी पे नहीं किया, ये इस साल का रेंट है, प्लस करूंगा। मेंबरशिप फी पेड फॉर 2 इयर्स, 2 साल के लिए पे कर दिया, मतलब 1 साल का एडवांस है। करना स्टार्ट करेंगे और करेंगे किस बेसिस पे? अक्रूवल बेसिस पे करेंगे। तो मैंने यहां पे लिखा जी इनकम, और इनकम में मैंने लिखा फी रिसिप्ट। फी जो हमने रिसीव्ड की वो रिसीव की थी कैश में 60,000, इसमें से माइनस करूंगा प्रीवियस ईयर की जो आपने फीस इस साल रिसीव की, कितना? दैट इज 2,000। प्रीवियस ईयर का जो आउटस्टैंडिंग था, जो अप्रूव्ड फीस थी, दैट इज 3,000 सॉरी, एंड प्लस करूंगा करंट ईयर की जो आउटस्टैंडिंग फीस है जो अभी भी रिसीव करनी बाकी है, दैट इज 7,000 रुपीस। तो उसको क्या कर दूंगा जी? प्लस कर दूंगा। तो इस साल की जो फीस बनती थी, जो ड्यू हुई इस साल की फीस, वो हुई जी आपकी 64,000 रुपीस। ठीक है जी। अब बात करेंगे इसमें एक्सपेंसेस की। और एक्सपेंसेस में मैंने लिखना स्टार्ट किया यहाँ पे, सबसे पहले सैलरी पेड। तो सैलरी में तो कोई भी एडजस्टमेंट नहीं था, सैलरी 8,000 रुपीस दे रखी है आपको क्वेश्चन में। उसके बाद आगे दे रखा है जी दूसरा पॉइंट, आपको रेंट का दे रखा है। ठीक, तो मैं यहां पे लिखूंगा रेंट। रेंट का जो अपने को अमाउंट दे रखा है क्वेश्चन में, वो दे रखा है 14,000, और क्वेश्चन में बता रखा है इसमें प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग जुड़ा हुआ है कि पिछले साल का हमने इस साल रेंट पे किया कितना? 4,000 रुपीस। ठीक है जी, पिछले साल का रेंट पे किया हमने कितना? 4,000, और इस साल का हमने अभी आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग करंट ईयर कितना है जी? 2,000 रुपीस है। तो इसको मैंने क्या किया? प्लस कर दिया। ठीक, तो ये आ गया मेरा, कितना आ गया? 12,000 रुपए आ गया। एक बार मैं अमाउंट चेक कर लूं क्वेश्चन में, देखेंगे आप भी चेक कीजिए अमाउंट क्वेश्चन में कि जो आउटस्टैंडिंग रेंट है वो प्रीवियस ईयर का दे रखा है जी, ऑफिस रेंट सॉरी, ऑफिस रेंट जो प्रीवियस ईयर का है वो 4,000 है जो हमने इस साल पे किया, और 2,000 रुपए अभी इस साल का हमने पे नहीं किया। उसके बाद मैं बना रहा हूं जी अप्रूवल बेसिस पे। ठीक, उसके बाद रेंट के बाद आ गया जी अपना नेक्स्ट खर्चा, मैं लिखूंगा यहां पे मैगजीन। मैगजीन का जो एक्सपेंसेस है वो है 1,000। उसके बाद नेक्स्ट खर्चा है जी ट्रेवलिंग एंड कन्वेंस का खर्चा। ट्रेवलिंग एंड कन्वेंस का जो एक्सपेंसेस है दैट इज 3,000। उसके बाद देखा है जो मेंबरशिप की फी पे कर रखी है वो 2 इयर्स के लिए पे कर दी, वो दे रखी है जी 1,600, और इसमें से माइनस करूंगा प्रीपेड जो आपने एडवांस में पे कर दी, क्योंकि हम चल रहे हैं अक्रूवल बेसिस पे। तो 2 साल के लिए फीस पे कर दिया, तो 1 साल का एडवांस हो गया कितना? 800 रुपए। तो 800 रुपए मैंने बाहर लिख दिया। उसके बाद लास्ट दे रखा है अपने को ऑफिस के एक्सपेंसेस दे रखे हैं, और इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है। कितना है जी? ये है आपका 10,000। ठीक, खर्चों को बाहर लिखते हैं और इनकम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये आया जी आपका, ये आ गया जी 34,800 रुपीज आ गया। तो मैं यहां लिखूंगा बाहर आपका नेट इनकम लिख दूंगा अंडर द अप्रूवल बेसिस। नेट इनकम आ जाएगी जी आपकी, ये आ गया आपका
29,200 रुपीज। ठीक है जी, चलते एक बार फिर से क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन में देखा है फीस रिसीव्ड इन कैश 60,000 और जिसमें दो एडजस्टमेंट थे। फी इंक्लूड 3,000 जो 12,000 का था मैंने माइनस किया और 7,000 इस साल का ड्यू बट नॉट रिसीव्ड उसको प्लस किया। उसके बाद सैलरी पेड में कोई एडजस्टमेंट नहीं था, 8,000 का 8,000 दिखा दिया। रेंट में ट्रीटमेंट था कि ऑफिस रेंट में 4,000 प्रीवियस ईयर का था माइनस किया और 2,000 इस साल का ड्यू था जिसको पे नहीं किया उसको प्लस कर दिया, तो ये आ गया जी 12,000। मैगजीन का लिखा 1,000, ट्रैवलिंग में कोई एडजस्टमेंट नहीं था, कितना 3,000। मेंबरशिप फी 2 इयर्स के लिए पे कर दी, 800 रुपए दिखा दिया मैंने। ऑफिस एक्सपेंसेस 10,000 पे किया, तो एक्रूअल बेसिस पे भी मैंने कैलकुलेशन कर दी। अब बात आती है जी मिक्स्ड और हाइब्रिड बेसिस, तो मैंने कैलकुलेशन तो कर रखी है। कैश बेसिस पे मैंने इनकम को भी कैलकुलेट कर रखा है, कितना 60,000 रुपए, क्योंकि मिक्स्ड बेसिस में क्या होता है इनकम कैश बेसिस पे आती है, तो 60,000 इनकम में दिखा दूंगा। और एक्सपेंसेस आते हैं जी अक्रूवल बेसिस पे, और एक्सपेंसेस का टोटल कितना आएगा 34,800 रुपीस आएगा, क्योंकि एक्सपेंसेस हमने अक्रूवल बेसिस में कर रखा है। ठीक, तो करते हैं इसको। मैंने यहां पे लिखा जी आपका इनकम, और इनकम में मैंने लिखा फी रिसीव्ड, और इनकम किस बेसिस पे दिखाते हैं, कैश बेसिस पे दिखाते हैं। ठीक है जी, इनकम किस बेसिस पे दिखाएंगे, कैश बेसिस में दिखाएंगे, तो ये आ गया जी आपका 60,000 रुपीज। उसके बाद लिखा मैंने एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस वैसे मैंने आपको सिखा दिया है एक्रूअल बेसिस में, सेम टोटल आने वाला है। तो एक्सपेंसेस में सबसे पहले लिखा मैंने सैलरी पेड, जिसमें कोई भी एडजस्टमेंट नहीं था, तो ये मैंने लिख दिया जी 8,000। उसके बाद दे रखा था आपको ऑफिस रेंट, और ऑफिस रेंट का अमाउंट जो गिवन है वो गिवन है जी 14,000 रुपीज। माइनस करूंगा इसमें आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर, और प्लस करूंगा इसमें आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर। ठीक है जी, तो माइनस किया इसमें से मैंने, कितना माइनस करूंगा 4,000, और प्लस करूंगा इसमें 2,000 रुपीज, तो ये मैंने बाहर लिख दिया कितना 12,000 रुपए। ठीक है जी, उसके बाद ऑफिस रेंट के बाद आ गया अगला खर्चा मैगजीन का आ गया। मैगजीन आ गया आपका 1,000। उसके बाद आ गया जी आपका अगला खर्चा ट्रेवलिंग एंड कन्वेंस, ये आ गया आपका 3,000। मेंबरशिप फी लिख देते हैं 1,600 रुपए फीस पे की जो 2 साल की है, तो एक 800 रुपए मैंने माइनस कर दिया क्योंकि अप्रूवल बेसिस पे खर्चे ले रहा हूं, तो ये मैंने दिखा दिया 800 रुपए। और फिर दे रखा है जी ऑफिस एक्सपेंसेस पेड 10,000 रुपए, तो इसका टोटल वही आएगा जो एक्रूअल बेसिस में आया। ये आ गया जी टोटल 34,800 रुपीज। ठीक है जी, और माइनस करके मैं नेट इनकम निकाल दूंगा यहाँ पे, ये आ गया जी 25,200 रुपीज। ये आ गई जी हाइब्रिड बेसिस में आपके नेट इनकम आ गई। ठीक है जी, तो देखेंगे एक बार फुल स्क्रीन में देखेंगे इसका सॉल्यूशन। ये आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन दे रखा है, ध्यान से पढ़े।
ये सबसे पहले मैंने सॉल्यूशन किया आपका कैश बेसिस में, और कैश बेसिस में आपकी नेट इनकम आई थी 22,400 रुपीज। उसके बाद किया अक्रूवल बेसिस, और जिसमें आपकी इनकम आ रही है कितना, ये आ रही है 29,200 रुपीज। और उसके बाद मैंने किया जी ये आपका मिक्स बेसिस हाइब्रिड बेसिस, जिसमें इनकम तो ली हमने कैश बेसिस पे और एक्सपेंसेस ली हमने अक्रूवल बेसिस पे, तो इसमें नेट इनकम आई थी आपकी 25,200 रुपीज। तो आज की क्लास में हम बस यहीं तक रखते हैं। इस टॉपिक के जो क्वेश्चन है वाउचर के, अकाउंटिंग प्रोसेस के और अकाउंटिंग इक्वेशन के, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है या जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उन क्वेश्चंस को मैं डिस्कस करूंगा जी आपके सामने नेक्स्ट क्लास में करूंगा। ठीक है जी, तो अभी ये टॉपिक अपना कंप्लीट नहीं हुआ है, इसकी एक क्लास और होनी है, वो हम मिलेंगे जी नेक्स्ट क्लास में। ठीक है जी।